हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा का सेवन्थ क्लास की जो आपकी एसएसटी है उसमें ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का सेकंड चैप्टर जो है आपका। ठीक है, पाठ का नाम है इनसाइड द अर्थ। ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के हिसाब से थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर ये हमारा पाठ है। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है। तो वीडियो में ज़रूर जुड़े रहना और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस पाठ से संबंधित। तो अभी हम इस पाठ को शुरू कर लेते हैं। जो आपका ये पाठ है वो है पृथ्वी के बारे में, इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी के अंदर किस तरह से है, क्या है, कुछ है। ठीक है, अब पृथ्वी जो है उसकी सतह पर, उसकी सरफेस पर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो वो परिवर्तन होते हैं, हमें नहीं पता कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो ढंग से नहीं पता है कि किस तरह की है, उसके अंदर किस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। हमें तो केवल उसकी सतह पर होने वाले परिवर्तन और जो भूकंपीय तरंगे आती हैं, जो भूकंप आता है, उसी से पता लगता है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है और हम उसकी स्टडी पर ही आधारित होकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की पृथ्वी की संरचना है। ठीक है, और किससे पता लगाएंगे? भूकंप की तरंगे, अर्थक्वेक की जो लहरें होती हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगे या इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं ना, उससे हमें पता लगता है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। ठीक है, अब पृथ्वी की संरचना के बारे में जितना हमें पता है हम उससे समझने का प्रयास करेंगे कि समझेंगे किस तरह से है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ पृथ्वी, और पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के स्ट्रक्चर को कौन कौन सा हो गया, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी? पहली आपकी हो गई क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि आप उसको हिंदी में बोलते हैं भूप्रपटी। फिर उसके बाद है मेंटल। ठीक है, मेंटल है। और तीसरा आपका क्या है? कोर। ठीक है, कोर को क्या बोलते हैं? क्रोड। अब ये जो हैं तीनों, उन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्रस्ट जो है ना, क्रस्ट को लिथोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल एक तरह से, क्योंकि जो आपका स्थल मंडल है, लिथोस्फेयर है, वो किससे बना है? वो क्रस्ट से और ऊपरी मेंटल से मिलकर के बना है आपका क्या? स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर। तो क्रस्ट को भी लिथोस्फेयर कह देते हैं। अब इसकी मोटाई कितनी है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे जो आपकी क्रस्ट है उसकी मोटाई है 35 किलोमीटर। कहाँ पे? कॉन्टिनेंटल। ठीक है, कॉन्टिनेंटल जो आपकी है यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट जो है ना, 2 तरह की है। कौन कौन सी? एक तो महाद्वीपीय यानी कि जो महाद्वीपों पे है, एक तरह से आप जमीन से समझ सकते हो अगर मैं सरल लैंग्वेज में बताऊं। और दूसरी है महासागरीय यानी कि ओशियनिक। 2 तरह की है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, महाद्वीपीय जो आपकी प्रॉपर्टी है, क्रस्ट है, उसकी मोटाई कितनी है? उसकी मोटाई है 35 किलोमीटर। और जो महासागरीय है उसकी है 5 किलोमीटर। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। आपका जो कंपटीशन एग्जाम्स है ना, उसमें भी कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। सारे प्रश्न इसी में से ही रहने वाले हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। अब इसमें अंतर क्यों है? इसमें अंतर इसलिए है कि जो आपके महासागर हैं, जो आपके महासागर है उनकी संरचना किस तरीके से है, और महाद्वीप जो हैं, मान लो ये आपके महाद्वीपीय हो गई। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपके समुद्र हैं। तो जो पहाड़ है, पर्वत है, उनको मिलाकर के आपकी प्रपटी बनेगी महाद्वीप वाली। और महासागरों में क्या होगी? वो पतली होगी। ठीक है, तो वो 5 किलोमीटर रहने वाली है। अब सबसे मेन बात क्या है, जो आपकी महाद्वीपीय है
जो आपकी महाद्वीपीय प्रॉपर्टी क्रस्ट है उसमें क्या है, उसमें आपके है, आपकी ये बनी हुई है सिलिका और एल्यूमिना से। आपकी ये जो है प्रॉपर्टी बनी है किससे मिलकर के, सिलिका और एल्यूमिना से, सॉरी एल्यूमिना, ठीक है। तो सिलिका का Si और एल्यूमिना का Al मिला करके ये किससे बन गई, इसका नाम एक और हो गया सियाल। यह आपको नाम नोट कर लेना है, सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर के ये बन गई सियाल, ठीक है। अब जो महासागरीय क्रस्ट है, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट जो आपकी है उसमें क्या क्या है, उसमें आपके है सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma मिल करके क्या बनाते हैं, सीमा नाम इसका हो जाता है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी यानी कि ओशियनिक क्रस्ट जो होती है उसका दूसरा नाम हो जाता है सीमा, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं, जो आपका क्रस्ट है वो कुछ ना कुछ सॉफ्ट है, ठीक है। सॉफ्ट इस तरीके से नहीं है कि उस पर दबाव कम है इसलिए ऐसा लगता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं मेंटल को। क्रस्ट के बाद जो आपका मेंटल आता है उसकी मोटाई ज्यादा है, ठीक है। और मोटाई ज्यादा का भी मतलब मैं क्या समझा देती हूं, धरती पे जो मेंटल है ना उसका 84% हिस्सा है, मतलब जो पृथ्वी की संरचना है उसमें से क्रस्ट कितना है, मेंटल कितना है और कोर कितना है। जो क्रस्ट है वो तो आपका है केवल 1% और जो आपका मेंटल है वो सबसे मोटा है और वो है 84%। और जो क्रोड है यानी कि कोर है वो आपका 15% है। पृथ्वी की संरचना में इनका इतना इतना ही हिस्सा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसके बाद आपको क्या देखना है, जो मेंटल है, अब मेंटल की मोटाई कितनी, 84% है, तो इसका मतलब मेंटल की मोटाई कितनी है, मेंटल की मोटाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। और अब इसका आपको देखना क्या है, इसकी डेंसिटी देखे, मेंटल की जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ या किसी भी चीज में उसमें सब्सटेंस कितना है, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी जो चीज है उसके कंपोनेंट, उसके तत्व कितनी मात्रा में भरे हुए हैं। तो इसकी डेंसिटी जो है वो कोर की क्रस्ट की अपेक्षा ज्यादा है। तो कितनी है इसकी, 3.5 से 5.5 ग्राम, ठीक है, पर क्यूबिक उसके हिसाब से है, प्रति घन उसमें आ जाती है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर है ये, ठीक है। और कोर क्रस्ट की कितनी थी, क्रस्ट की हमने नहीं लिखा है तो आप क्रस्ट की नोट कर लीजिए, मैं यहां पे लिख रही हूं। क्रस्ट की आपकी है 3 ग्राम, ठीक है, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और मेंटल की इतनी होगी 3.5 से 5.5 तक हो गई है। उसके बाद आपको क्या देखना है, जो मेंटल है ना आपकी उसमें मैग्मा बहुत है, मतलब आप ये लगाओ कि मेंटल में ही है मैग्मा, ठीक है। मेंटल में क्या मिलता है, मैग्मा मिलता है, ठीक है, लावा एक तरह से। अब क्या होता है, इसमें कौन सी धातु है जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है ज्यादा, आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कोर की अपेक्षा काफी ज्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर लावा है, मैग्मा है, ठीक है। और मटेरियल्स जो हैं यहाँ पे वो भी हैवी हैं, भारी खनिज है यहाँ पे, ठीक है, भारी पदार्थ यहाँ पे पाएंगे, तभी तो आयरन भी तो भारी होता है ना, आयरन और मैग्नीशियम। तो ये जो मटेरियल है वो भी क्या है यहाँ पे, भारी हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कोर, समझ रहे मैं क्या कह रही हूं। अब हम कोर को देखेंगे, तो कोर जो है उसका पहले तो हम देख लेते हैं कि डेंसिटी कितनी है। कोर की डेंसिटी आपकी है 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक। और कोर की मोटाई कितनी है बेटा, कोर की आपकी मोटाई है 3500 किलोमीटर, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आपके मिलेंगे निकिल और लोहा,
सबसे ज्यादा है यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब जो 3 है ना, ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, उन सब में सबसे ज्यादा भारी मटेरियल अगर कहीं है तो वो यहाँ है। टेम्परेचर भी यहाँ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि कोर पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोर सबसे अंदर है ना, तो ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, तो वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है और वहां पे डेंसिटी भी आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, प्रेशर की वजह से ही। तो अब आपका जो निकिल का Ni और लोहा यानी कि फेरस का Fe मिला करके इसका नाम पड़ जाता है नीफे। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और कितना है टेम्परेचर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अब पृथ्वी जो है ना, टोटल पृथ्वी अगर हम समझे तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या मैंने आपको बताई थी, एक तरह से मोटाई आप समझ सकते हैं, तो 6371 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी बहुत सारी सेल बोलते हैं रॉक्स को। ठीक है, रॉक्स से बनी हुई है। तो पृथ्वी की जो रॉक्स हैं, जो खनिज है, मिनरल्स है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शैल एवं खनिज के बारे में हम पढ़ेंगे। शैल एवं खनिज, रॉक्स एवं मिनरल्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शैल जो है वो पृथ्वी पे कितने प्रकार की हैं? शैल जो है ना वो 3 प्रकार की हैं। उन मिनरल्स से मिलकर के शैल बनती हैं। ठीक है, खनिजों से मिलकर के शैल बनती हैं, बहुत सारे मिनरल बन करके एक प्राकृतिक पिंड या संरचना बना लेते हैं, उसको शैल कहते हैं। तो सबसे पहली शैल आपकी होंगी 3 है ना, तो पहली आपकी है आग्नेय, जिसको इग्नियस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इग्नियस। दूसरी आपकी है अवसादी, इसको बोलेंगे सेडिमेंट्री। ठीक है, और तीसरी आपकी है कायांतरित। कायांतरित मतलब जिसकी काया मतलब एक तरह से शरीर को कहते हैं ना, जो कायांतरित हो गई है, जिनका रूप बदल गया है, रूप परिवर्तित हो गया, तो इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक होती हैं ये सेलें। अब जो आग्नेय सेलें हैं उनके बारे में सबसे हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी आग्नेय शैल हैं वो इग्निस शब्द है आपका, लेटिन भाषा का इग्निस जो शब्द है उससे बनी है, और इसका मीनिंग होता है फायर यानी कि अग्नि। इग्निस शब्द का मीनिंग क्या होता है? अग्नि। सेडिमेंट्री शब्द सेडिमेंटम शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। स्थिर मतलब जो स्थित है, मतलब ठहरा हुआ है। और मेटामॉर्फस शब्द से बनी है ये मेटामॉर्फिक, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूप परिवर्तन, यानी कि रूप परिवर्तन करके, रूप बदल करके ये बनी है। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये प्राइमरी रॉक हैं, प्राथमिक शैल हैं। ठीक है, प्राइमरी रॉक यानी कि प्राथमिक शैल हैं, आग्नेय यानी कि इग्नियस शैल, क्योंकि ये सबसे पहले बनती हैं लावा से ठंडे होने के बाद। और प्राथमिक इसलिए भी हैं क्योंकि इससे बाकी की जो शैल होती हैं, बाकी की जो आपकी रॉक्स होती हैं वो इससे बनती हैं, तो इसलिए ये प्राथमिक शैल हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, कैसे बनती है? ये वोल्केनिक इरप्शन से बनती है। ठीक है, लावा के फूटने से ये बनती है, मैग्मा के निकलने से बनती है, तो ये वोल्केनिक इरप्शन से बनती हैं। ठीक है, अब जब लावा धरती से बाहर निकलता है तो 2 प्रकार से बनता है। जब लावा पिघलेगा तो 2 तरीके से शैल बनेंगी। किस तरीके से बनेंगी? एक तो वो होंगी जब लावा धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, एक वो होता है जब धरती के बाहर लावा ठंडा होता है। ठीक है, तो पहली होंगी अंतर्भेदी। अंतर का मीनिंग ही अंदर होता है। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। बहि का मतलब बाहर। ठीक है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, यानी कि जो बाहर निकल आई हैं। समझ रहे हैं आप? अब जो इंट्रूसिव होंगी ना वो क्या होती हैं?
क्योंकि वो अंदर दबी हुई हैं तो उन्हें वातावरण नहीं मिल रहा, हवा नहीं मिल रही, तो वो धीरे धीरे ठंडी होती हैं, स्लो कूलिंग होती है इनमें, ठीक है, धीरे धीरे ठंडी होएंगी। और जब धीरे धीरे ठंडी होती हैं तो क्या होएगा वहां पे, उसमें जो आपके टुकड़े होंगे, उसके जो क्रिस्टल्स होंगे, जो उसमें चट्टाने एक तरह से होंगी, वो क्या होंगी, बड़ी होंगी। उसके क्रिस्टल्स जो होंगे ना, वो कैसे होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसके, जैसे कि ग्रेनाइट है आपका, डोलेराइट है आपका, ये दोनों ही अंतर्भेदी होती हैं। जब लावा पिघल के बाहर आने का प्रयास करता है तो कुछ अंदर भी ठंडा हो जाता है, तो उसे अंतर्भेदी या इंट्रूसिव कहते हैं। वो जो रॉक्स होती हैं उनमें ग्रेनाइट और डोलेराइट को गिना जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बहिर्भेदी, जो बाहर निकल करके लावा ठंडा होता है, तो उनको क्या कहेंगे, देखो एक तो वो धरती पे दिख रही है, तो उन रॉक्स को क्या कहेंगे, वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है, यानी कि लावा चट्टाने एक तरह से कहेंगे। दूसरी बात, ये जब बाहर आके निकलती हैं तो ये जल्दी ठंडी होती हैं, ठीक है, जल्दी ठंडी होंगी, ठीक है, रैपिड कूलिंग होती है इनमें, जल्दी ठंडी होती हैं। इस वजह से इसके जो क्रिस्टल होंगे वो बहुत ही फाइन ग्रेन्ड होंगे, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, दानेदार होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल यहाँ पे होंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, छोटी छोटी चट्टाने होंगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेसाल्ट, यानी कि इंडिया का जो दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का जो पठार है, दक्कन प्लेट्यू, वो बेसाल्ट से बना है। और बेसाल्ट किस तरीके से बनता है, वो वोल्केनिक इरप्शन जो होता है बहिर्भेदी, यानी कि जब लावा बाहर आकर के ठंडा होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है तो बेसाल्ट बनता है। और हमारा जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट से ही बना हुआ है, और वो अंतर्भेदी शैल का एग्जाम्पल है, ठीक है, अंतर्भेदी आग्नेय शैल का। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अवसादी शैल। अवसादी शैल क्या होती हैं, अब देखिए क्या होता है कि जो आग्नेय शैल हैं वो क्या होगा, अब इन पे ये लुढ़क जाएंगी, चट्टाने लुढ़कती हैं, टकराती हैं, ठीक है, और कुछ मान लो हवा पानी का कुछ असर हुआ तो वो क्या होंगी, उनमें इरोजन हो जाता है। इरोजन मतलब उसमें अपर्दन होता है, टूटती फूटती हैं वो, ठीक है, इरोजन होता है। और जब उसमें अपर्दन होता है, वो टूटती फूटती हैं, तो क्या होगा, फिर हवा आएगी, पानी आएगा, वो सब क्या करेंगे, इसको बहा के ले जाएंगे। और जो भी गहरी जगह होगी, जो डिप्रेशंस होंगे, उनमें वो ले जा करके जमा कर देंगे। और जो जमा करने के बाद परत दर परत जब वो जमा होगी, तो जब उस पर दबाव पड़ेगा, ठीक है, मान लो बहा करके ले गया पानी, हवा बहा कर ले गया, एक बार जमा होने से थोड़ी होता, ऊपर नीचे बार बार उसके ऊपर जमा होता रहता है, फिर दबाव पड़ता है। और दबाव जब पड़ता है तो आपकी अवसादी चट्टाने या सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। समझ रहे हैं आप क्या कह रही हूं मैं। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मैं इनके ना थोड़ी विशेषताएं होती हैं तीनों की ही, वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। अभी हम एक बार उसको देख लेते हैं, मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित शैल को और देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी कायांतरित शैल होती हैं, ये आपकी बनती हैं रूप परिवर्तन से। रूप परिवर्तन मतलब चाहे आग्नेय चट्टाने हो, इग्नियस हो, चाहे सेडिमेंट्री अवसादी चट्टाने हो, दोनों का ही रूप बदल करके आपकी बनेंगी मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित शैलें, कायांतरित चट्टाने। कैसे बनती है, बहुत ज्यादा दबाव और तापमान से, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर, बहुत ज्यादा आपका दबाव और ताप, हीट और प्रेशर जब होगा तो आपकी कायांतरित शैल बनेंगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। अब ये जो तीनों चट्टाने हैं, इनकी कुछ विशेषताएं कर लेते हैं, इनमें कुछ अंतर समझ लीजिए कि थोड़ा सा इनमें अंतर किस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। एक तो ये चीज देखिए कि आग्नेय चट्टान होती है ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूं आग्नेय, फिर आपकी अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री, ठीक है, उसके बाद है आपकी कायांतरित
मेटामॉर्फिक। ठीक है, मैं एक ही मीडियम में लिख देती हूँ, जब हिंदी लिखती हूँ तो इंग्लिश नहीं लिखती, इंग्लिश लिखती हूँ तो हिंदी नहीं लिखती। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं दोनों में ही बोल रही हूँ। तो जो आपकी आग्नेय चट्टान होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं कठोर। ठीक है, जो अवसादी होती हैं वो इनकी अपेक्षा कोमल होती हैं। किनकी अपेक्षा? आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा जो होती हैं वो कोमल होंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनमें आपके कोई भी सुराख नहीं होता है। ठीक है, बड्स नहीं होते, स्ट्रेटा नहीं होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनमें बीच में स्पेस नहीं होता। स्पेस नहीं होता तो इनमें पानी नहीं जा सकता। ठीक है, पानी नहीं रिसता, पानी रिसता नहीं है। ठीक है, जब पानी नहीं रिसता, उनमें पानी होता नहीं है तो उनमें जीवाश्म नहीं होते, उनमें जीवन जी नहीं होता। ठीक है, जो अवसादी चट्टानें होती हैं आपकी वो मैक्सिमम पानी में मिलती हैं, वाटर बॉडीज जो होते हैं उनमें मिलेंगी। ठीक है, इनमें जीवाश्म होगा, फोसिल्स जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो होंगे इनके अंदर, क्योंकि इनमें गैप होता है, परतें होती हैं। क्योंकि अवसादी सैलों की संरचना कैसे बने, कैसे थे, जब आग्नेय चट्टानें टूटी और फिर उनको बहा करके ले जाया गया, फिर एक ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ले जा करके, नहीं, वो कई साल लगते हैं, धीरे धीरे जमा होती है, तो परत दर परत जमा होती है। और जब परतें होती हैं तो उनके बीच में गैप होता है। ठीक है, जगह होती है, और जब जगह होती है तो उनमें पानी रिसता है, और पानी रिसता है तो जीवाश्म होता है। ठीक है, और ये कोमल भी फिर होंगी क्योंकि पानी रिस रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आप समझ रहेंगे अच्छे से। अब इसके बाद क्या है, कायांतरित अगर हम देखें तो जो कायांतरित चट्टानें होती हैं उनमें एक बार बनने के बाद जल्दी से कोई चेंज नहीं होगा, मतलब बिना परिवर्तन वाली चट्टानें, एक बार इनको समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर होगा, प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगी तभी होगा, नहीं तो एक तरह से समझ सकते हैं कि ये परिवर्तित नहीं होती हैं। परिवर्तित होने का मतलब इनसे दूसरी चट्टान नहीं बनेगी। ठीक है, पिघल जाएंगी, पिघल करके लावा बनेगा, लावा बन के आग्नेय चट्टान बनेगी, लेकिन इनसे कोई चट्टान नहीं बनने वाली है। रॉक साइकिल में हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर ये दूसरी बात इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है, वेरी हार्ड। ठीक है, और इसमें हाई ग्रेविटी होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसमें बहुत ज्यादा होता है। सीधी सी बात है कि आपस में इसमें जगह ही नहीं है, बहुत ज्यादा कठोर है, कंपोनेंट आपस में बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, तो यानी कि उसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। तो अगर वो आपस में ग्रेविटी नहीं है, बहुत ज्यादा कठोर है, तो सीधी सी बात है उसमें कोई स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे अवसादी चट्टानों में क्या होता है, स्पेस होता है, तो इसमें स्पेस नहीं होता। ठीक है, सेम वही होगा, स्पेस नहीं होगा तो फिर इसमें पानी वानी नहीं जा सकता है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, कुछ एग्जाम्पल देखने हैं। आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, ग्रेनाइट और डोलेराइट। अब जो अवसादी चट्टान होती हैं उनके एग्जाम्पल मैं बता देती हूं। सेडिमेंट्री रॉक्स के आप एग्जाम्पल नोट करिए। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके आते हैं सैंडस्टोन, आप नोट कर सकते हैं, लाइमस्टोन और कोल, यानी कि कोयला आएगा इसमें। उसके बाद जो आपकी मेटामॉर्फिक हैं उनमें कौन कौन से आएंगे, ये क्या है, कायांतरित है, रूप बदल के बनती है। जैसे किस तरीके से, जो आपकी सेल होती है, चिकनी मिट्टी होती है, सेल चिकनी मिट्टी जो होती है उससे आपकी स्लेट बन जाती हैं। जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ेगा तो कायांतरित सेल बन जाएंगी और उससे क्या बनेगी, स्लेट बन जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, सैंडस्टोन से क्या बनता है आपका, क्वार्जाइट बन जाता है। सैंडस्टोन जो होता है आपका, उससे रूप बदल करके क्या बनेगा, क्वार्टजाइट। आप इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर जो होता है उससे क्या बनेगा, संगमरमर बनेगा। ठीक है, ये तरीके, ये सारी चीजें हमने देखी। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो रॉक्स होती है क्या काम आती हैं, इनके यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके आप प्रयोग देख लेंगे कि ये क्या काम आती हैं, प्रयोग क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है,
तो ये सबसे पहले तो पुराने टाइम पे आपके हथियार बनाने के काम आती थी, वेपन बनते थे इनसे, ये आप नोट कर सकते हैं। जब आप मेन पॉइंट को ट्रिगर कर लेते हैं, मेन पॉइंट को नोट कर लेते हैं, तो इसके बाद लाइनें बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरा, ये निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है, कारखाना बनाना है, रोड बनाने हैं, तो उनमें भी चट्टानों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उनके बिना कंस्ट्रक्शन कार्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब आप खुदाई करते हैं तो आपको कोयला मिलता है, तेल मिलता है, तो वो क्या होते हैं, उनसे ऊर्जा मिलती है, पावर सोर्सेज होते हैं ये। ठीक है, पावर सोर्सेज होते हैं ये। उसके बाद आपको क्या होता है, जो आपकी चट्टानें होती हैं वो कुछ खनिज पदार्थों से बनती है, और उन खनिज पदार्थों से आपको उर्वरक, फर्टिलाइजर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो रॉक्स होती हैं उनसे सोयल तो बनती है, मिट्टी तो बनती है जिसमें आप फसलें उगाते हो, जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट नोट करिए। जो आपका लाल किला है, वो लाल किला किससे बना हुआ है? लाल किला आपका बलुआ पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, अब उसके बाद जो ताजमहल है, ताजमहल किससे बना है? आपका सफेद संगमरमर से बना है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट रह गया है आपका रॉक साइकिल, वो देख लेते हैं। अब हम देखते हैं रॉक साइकिल की चट्टानें बनती किस तरह कैसे हैं। ठीक है, उनकी प्रक्रिया किस तरीके से रहती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका मैग्मा है पृथ्वी के अंदर। मैग्मा जब बाहर निकलेगा या अंदर ही ठंडा हो जाएगा, तो उस मैग्मा से बनेंगी आपकी आग्नेय यानी कि इग्नियस चट्टानें, इग्नियस सेल, इग्नियस रॉक्स बनेंगी। उसके बाद क्या होता है, जो ये इग्नियस होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं, जब ये लुढ़क करके हवा पानी इससे जो भी इसमें क्या होगा, अपरदन होगा। अपरदन के बाद इनको बहा के ले जाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, परिवहन जब इनका होगा तो ये कहीं जाकर के जमा होंगी डिप्रेशंस में। जब जमा होंगी तो ये परतों में जमा होंगी, और परतों में जब जमा होंगी तो इनसे अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी। ठीक है, अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये बन गई। इसके बाद हमारा क्या होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स और आपकी ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, ये क्या होगा, जब इन पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं, कायांतरित शेल बन जाती हैं। ठीक है, जब इन पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ेगा तब ये बनेंगी। अब ये जो कायांतरित शेल होती हैं इनमें वैसे कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, हीट पड़ेगा, इनको ब्रीड किया जाएगा, तो ये क्या होगा, ये फिर से मैग्मा में बदल जाएंगी, और अब मैग्मा आग्नेय चट्टानों में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो चट्टानों की प्रक्रिया होती है ये चलती रहती है कि किस तरीके से ये बनते हैं, ये रॉक साइकिल होता है। ठीक है, तो आप इस रॉक साइकिल को नोट करिए क्योंकि क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। अब कौन सी से कौन सी बनती है, कुछ हम पीछे एग्जाम्पल से बता भी चुके हैं। अब एक मेन चीज है कि जीवाश्म यानी कि फोसिल्स क्या होते हैं। ठीक है, जीवाश्म या फोसिल्स क्या होते हैं, तो जो आपकी रॉक्स होती हैं, जो आपकी शैल होती हैं, शैल की परत के अंदर, और ये कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है, सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानों में मिलती हैं, और अवसादी चट्टानों में परतें होती हैं। उनकी परतों में दबे हुए, कैसे दबे हुए, जो मर करके दब गए हैं, पौधे हो या जंतु, वो जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवशेष जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म या फोसिल्स कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।